आप सभी को अपने YouTube चैनल ब्लू प्लैनेट स्टडी पर मोस्ट वेलकम है। आप लोगों को जो सर करवा रहे थे बहुत सारे सहायक आचार्य, जो आपका भर्ती 2024 का जो टीचर का एग्जाम था और 24 जो जून को होने वाला है, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक जो आपका ज्योग्राफी जो पेपर 4 में है उसको सर ने बहुत बखूबी तरीके से जो से करवा दिया है। बट सर अभी कुछ आप ही के काम के लिए जो है सो आपकी मेहनत के लिए जो सर लगातार मेहनत कर रहे हैं और क्वेश्चन को टाइप कर रहे हैं। इसके वजह से आज वीडियो को हमको लेकर आना पड़ा और हम और सर मिलकर दोनों बहुत अच्छी तरीके से जो आप लोगों का टॉपिक का डिमांड था कि सर कि सारे टॉपिक को कवर करवा दीजिए, कमेंट ने जो आप लोगों ने जो हम लोगों को प्यार दिया है, जो सपोर्ट किया है, इसी के लिए जो है सो हम लोग आपके बीच जो है सो एक नए टॉपिक को लेकर आए हुए है ना। तो जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है सहायक आचार्य का, तो देखिएगा कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, कल सर आप लोगों को भारत का जनसंख्या वितरण के बारे में जो सो एक वीडियो दिए थे, शानदार और जानदार वीडियो आप लोगों को दिया गया था। आज जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो चर्चा करने वाले हैं, वो देखिएगा कि आपके बोर्ड पर यहाँ पे लिखा गया है। देखिएगा लिखा हुआ आपके पैनल बोर्ड पर कि क्या भू संतुलन के संबंध में एरी के विचार या फिर दृष्टिकोण है ना। ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक में जो है सो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सर आप एरी का करवा दीजिए क्वेश्चन, हम लोगों का बहुत हेल्प हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लीजिए, सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे कि एकदम आपके एग्जाम से पहले तक सारी चीजों को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से कवर करवा देंगे। आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने ठान लिया है कि नहीं, इसको इस एग्जाम को पूरा फोड़ देना है, तो पूरी तरीके से जोर शोर से हम भी मेहनत करेंगे और आप लोगों को भी क्या करना है कि एकदम मेहनत करना है और एग्जाम में जो है अच्छा नंबर लेके आना है। ठीक है, हम लोग आगे जो है सो क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो देखिएगा कि जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भू संतुलन या फिर आइसोस्टेसिस शब्द का सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। देखिएगा कि आपका यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है भू संतुलन। क्या लिखा गया है? भू संतुलन, है ना। इस भू संतुलन को हम लोग समस्थिति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? समस्थिति के नाम से इसको जैसो जाना जाता है ना। किसके नाम से जाना जाता है? समस्थिति, समस्थिति के नाम से जाना जाता है। आने के हम लोग देखते हैं कि जो भी धरातल पर जो पृथ्वी क्या कर रही कि अपने अक्ष पर घूम रही है, तो इसमें जो पर्वत दिखाई देता है, मैदान दिखाई देता है, पठार दिखाई देता है, तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन गति कर रही है, तो ये सारी कैसे जो है सो अपने संतुलन को बनाए हुए, कैसे जो है सो आपके संतुलन की दशा में स्थित है। इसी को आपको क्या कहा जाता है? तो भू संतुलन कहा जाता है। यानी कि इसी को जैसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? समस्थिति के नाम से जानते। देखिए कि थ्योरी तो इतना कम समय में नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ जैसे थोड़ा सा थियरी भी देखते चलेंगे जब क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिएगा कि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि भू संतुलन आने के आइसोस्टेसिस को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आइसोस्टेसिस। तो इस आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो देखिएगा कि आपके एक विद्वान है जिसका नाम क्या है? डीए डटन। क्या नाम है? डीए डटन। डीए डटन महोदय के द्वारा क्या किया गया था कि प्रथम बार आने की किस शब्द का प्रयोग किया गया था? भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग किया गया था। मैं बता देता हूं कि ये शब्द का प्रयोग इन्होंने कब किया था, किस वर्ष किया था? तो 1989 में किया था। कितना में किया था? 1989 में इन्होंने जो है किस शब्द का प्रयोग किया था? तो भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर है कि आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आइसोस्टेसिस यानी कि वही भू संतुलन की जो अवधारणा है वो व्यापक रूप से विश्व के सामने कब आई, है ना। कि जो आपका भू संतुलन की जो अवधारणा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो विश्व के सामने इसको कब लाया गया था, कब इसको व्यापक स्तर पर जो है बड़े पैमाने पर इसको जो है मतलब कि उपयोग किया जाने लगा था। तो क्या ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, इंडीज पर्वतीय क्षेत्र पर सर्वेक्षण के दौरान, कि हिमालय क्षेत्र के विस्तृत सर्वेक्षण के दौरान, कि आपका ऑप्शन नंबर सी है आल्प्स पर्वत के विस्तृत सर्वेक्षण के दौरान, या फिर माउंट एकांकागुआ पर्वत के विस्तृत सर्वेक्षण के दौरान। आने की जो भू संतुलन
की जो अवधारणा का प्रयोग जो किया गया है ये विश्व स्तर पर कब आया था, इसको व्यापक अर्थ में कब प्रयोग किया गया था। तो अगर मैं बात करूं तो इसका जो प्रयोग किया गया था, इसका अगर बात किया जाए तो किस पे, तो ऑप्शन नंबर बी है, हिमालय क्षेत्र के विस्तृत सर्वेक्षण के दौरान क्या किया गया था कि इस शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसमें आपका हिमालय क्षेत्र को लिया गया था, हिमालय का जो आपका क्या है, जो माउंट एवरेस्ट का क्षेत्र है उसको लिया गया था, और सिंधु गंगा का जो मैदान क्षेत्र है, सिंधु गंगा का जो मैदान क्षेत्र है, इसी को जो सो आधार मानकर, इसी को क्या मानकर, आधार मानकर जो सो यहाँ के एक भू सर्वेक्षक थे जिसका नाम था एवरेस्ट। क्या नाम था, एवरेस्ट नाम था, सर जॉर्ज एवरेस्ट। इसका पूरा नाम क्या है, सर जॉर्ज एवरेस्ट। एवरेस्ट के नाम पर जो सो किया गया था, है ना, ये वाला। चलिए आगे की बात करूं तो आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भू संतुलन की व्यवस्था स्थापित हुई है। आने की यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भू संतुलन की व्यवस्था स्थापित हुई है। आपका ऑप्शन नंबर ये क्या है, पृथ्वी पर उठे हुए भूभाग तथा धसे हुए भाग क्रमशः अनाच्छादन व निक्षेपण के द्वारा। दूसरा आपका ऑप्शन नंबर बी है कि आंतरिक रूप से और आंतरिक भाग में मेग्मा के क्षैतिजीय प्रवाह के कारण। चौथा आपका तीसरा ऑप्शन है कि आर्किमिडीज के तेराव नियम के कारण। या फिर डी आपका ऑप्शन है कि अ और ब दोनों। इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आप लोगों को अगर आंसर पता होगा तो कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ जो है सो कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका तो इतना कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर कीजिएगा, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि भू संतुलन की व्यवस्था के बारे में बात किया जा रहा है। आने की जो समस्थिति, आने की जो संतुलन की स्थिति जो अभी कायम है पृथ्वी पर, हम लोग देखते हैं कि ऊंचा ऊंचा आपका पर्वत है, जो आपका मैदान देखने को मिलता है, पर्वत देखने को मिलता है। आखिर ये झुक क्यों नहीं जाता है, ये आखिर गिर क्यों नहीं जाता, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही थी। ये ऊंचा ऊंचा जो आपका स्थान दिखाई दे रहा, जो चोटी दिखाई दे रही है, पर्वत दिखाई दे रहा, इसको तो गिर जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसे संतुलन की दशा में अवस्थित है, कैसे जो है सो टिका हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तो देखना कि पृथ्वी पर क्या होता है कि यहाँ पे दो बल कार्य करते हैं। एक को बोलते हैं अंतर्जात बल, क्या बोलते हैं, एक को अंतर्जात बल बोलते हैं, और एक को क्या बोला जाता है, बहिर्जात बल बोला जाता है ना। क्या बोलते हैं, बहिर्जात बल बोलते हैं। अंतर्जात बल क्या करता है कि ये अंतर्जात जो बल आपका होता है, ये पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण क्या होता है कि फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। और इससे जो आपका क्या होता है कि धरातल पर जो है सो विभिन्न प्रकार की स्थल रूपों का क्या होता है, निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के क्या होता है कि स्थल रूपों का निर्माण होता है। लेकिन दूसरी ओर क्या है कि आपका जो बहिर्जात जो बल है, आपका क्या, बहिर्जात जो बाहरी कारकों की वजह से लगता है, जैसे आपका हवा हो गया, आपका पानी हो गया, आपका बात किया जाए तो जल वाला हो गया। तो इससे क्या होता है कि आपका अपर्दन हो गया, आपका देखा जाए तो अपक्षय हो गया। तो ये सारे बाहरी जो तत्व होते हैं, कारक होते हैं, ये जो आपके पर्वत जो क्या है कि जो बने हुए हैं, इसको धीरे धीरे क्या करते हैं कि काटते हैं, और काट काट कर क्या करते हैं कि इसको छोटा कर देते हैं, है ना। तो जो आपका पर्वत है, इस पर्वत से जो नदियां बहती है तो इसको धीरे धीरे क्या करती है कि अपर्दन के माध्यम से काटते जाती है, और इसको जाके कहां पे जमा करते जाती है, जो समुद्र की जो तलहटी होती है वहां पे धीरे धीरे क्या करती है, जमा करते जाती है। तो एक और क्या देखते रहे कि जो पर्वत आपका है ऊंचा है, उसको अपर्दन के कारण वो कट कट के क्या हो रहा है कि समुद्र में जमा हो रहा है। फिर इसके नीचे क्या है कि एक आपका और आंतरिक बल कार्य करता है, और इसके नीचे जो आपके मैग्मा है, इसके नीचे आपके क्या है, मैग्मा पिघली हुई अवस्था में मौजूद है। और इसी के ऊपर आपका क्या है कि जो आपका पर्वत है, आपका मैदान है, आपका पठार है, ये इसके ऊपर क्या कर रहा है,
फ्लोट कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि टिका हुआ है। तो इसके वजह से भी क्या होता है कि यहाँ पे देखिएगा कि ऑप्शन में लिखा गया है कि आंतरिक रूप से जो आंतरिक भाग में जो मैग्मा का जो क्षैतिजीय प्रवाह है, यानी कि जो मैग्मा क्या कर रहा है कि जो फ्लोट कर रहा है, इस फ्लोट की वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, संतुलन की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ये भी आपका आंसर सही है और आपका आंसर नंबर बी भी सही है। तो अगर मैं इसकी ऑप्शन की बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी और ब दोनों क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आगे बढ़ता हूं। ग्रीन कलर यहां से कैसे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आगे बढ़ता हूं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा कि आर्किमिडीज क्या है, आर्किमिडीज का तेराव, यहाँ पे तेराव होगा, तेराव का नियम संबंधित है। आर्किमिडीज का तेराव नियम किससे संबंधित है, यानी कि आर्किमिडीज है, इन्होंने क्या किया था, तेराव का नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था, तेराव का। देखते होंगे ना कि जो आपका पानी वाला जो भाग है ना, वहां पे नाव क्या करता है, तैरते रहता है ना, नाव क्या करता है, तैरते रहता है ना, कुछ इससे जो है सो क्या है, संबंधित है। तो ये जो इन्होंने आर्किमिडीज ने तराव का जो नियम दिया था, एक किस विद्वान से संबंधित है ना। ऑप्शन नंबर आपका ये है जॉर्ज बिडेल एरी से, आपका ऑप्शन नंबर बी है ऑथर होम्स से, आपका ऑप्शन नंबर सी है हिस्केनियन से, और ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, यहाँ पे हेफर्ड होगा, क्या होगा, हेफर्ड व बोवी से। किससे संबंधित है ना। इसके नियम को जो सो किसने बताया था, किसने व्याख्या किया है, इसके नियम को किसने आधार बनाया था, है ना। तो अगर मैं इसकी राइट ऑप्शन की बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सी है। जॉर्ज जो विडेल आपके एरी है, इस एरी महोदय ने क्या किया था कि आर्किमिडीज के तेराव का नियम का इन्होंने प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था, तेराव के नियमों का प्रयोग किया था। और इन्होंने बताया था कि जो सियाल है, क्या है कि जो आपका सियाल है वो सीमा के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर क्या कर रहा है, वो तैर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आगे बढ़ता हूं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या, 5, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। देखिएगा कि बोल रहा है कि जॉर्ज एरी की परिकल्पना के अनुसार धरातल से 8,848 मीटर जो ऊपर क्या है, हिमालय के लिए जो पर्वत के नीचे की तरफ जाता हुआ हल्के पदार्थ का प्रक्षेपण होना चाहिए, यह प्रक्षेपण कितना गहराई तक पहुंचना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हिमालय की ऊंचाई कितनी है, हिमालय की अगर माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो अगर मैं बात करूं तो इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है, कितनी मानी जाती है, 8,848 मीटर मानी जाती है मोटा मोटी। लेकिन अगर करंट में बात करूं तो 8,848 पॉइंट क्या है, 86 मीटर है ना, ये न्यू डेटा है। तो जो 8,848 मीटर जो मानी जा रही है, तो पूछ रहा है कि इसका कितना भाग नीचे की ओर है ना, इसका कितना भाग नीचे की ओर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ये है 80,000 मीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका 70,000 मीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका है 60,000 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, 50,000 मीटर। देखिएगा कि यहाँ पे एक आपको फिगर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, फिगर दिखाई दे रहा है। जब नाव चलती है, जब समुद्र में क्या होता है कि या फिर जब तालाब में नाव चलती है, तो क्या नाव का पूरा भाग ऊपर रहता है, पानी के ऊपर रहता है, क्या रहता है, नहीं ना। नाव का अधिकांश भाग क्या रहता है, पानी के नीचे रहता है। पानी के कहा रहता है, नीचे रहता है। तो अगर मैं बात करूं कि इन्होंने जो आपका जो दिया था तेराव का नियम, कौन सा दिया था, तेराव का नियम जो दिया है ना, कौन सा नियम दिया जो उसको आधार माना था, आर्किमिडीज वाला। तो तेराव के नियम में बताया था कि इन्होंने कि जो आपका बर्फ होता है, आपका क्या होता है, बर्फ, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं आइसबर्ग, क्या बोलते हैं कि जो आइस जो बर्फ होता है ना, तो इसका 1/, कितना, इसका बात किया जाए तो 1 भाग क्या होता है कि ऊपर की ओर होता है, और इसका जो 9 भाग होता है, इसका जो 9 भाग क्या होता है कि नीचे की ओर होता है, इसका 9 भाग क्या होता है, नीचे की ओर होता है। तो अगर मैं बात करूं कि जो हम हिमालय देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जो हम हिमालय पर्वत को देखते हैं ना, तो हिमालय पर्वत का सिर्फ हम एक ऊपर का भाग देख रहे हैं, एक भाग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं,
एक भाग देख रहे हैं, लेकिन इससे 9 गुना भाग क्या है कि ये नीचे की ओर है। 9 गुना भाग क्या है, नीचे की ओर हमें देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है, नीचे की ओर। तो अगर मैं इसका राइट आंसर की बात करूं तो अगर आप लोग 8,848 को अगर गुना कीजिएगा नोट से तो समथिंग 80,000 के अप्रोक्स आएगा। कितना आएगा, 80,000 के अप्रोक्स, यानी कि 79,000 कुछ जो है इतना देखने को मिलता है। तो अगर मैं इसका राइट आंसर की बात करूं तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 80,000। और देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको पूछा गया है जो PYQ यानी कि जेएसएससी जो टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था हाई स्कूल का 2016 में, वहां पे ये क्वेश्चन जो है देखने को मिला था। चलिए आगे मैं बात करूं, आगे की क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखिएगा कि अगला क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 6 है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। देखिएगा 6 क्या बोलता है, हेफर्ड है। क्या है, हेफर्ड। हेफर्ड पोवी के अनुसार कितने किलोमीटर की गहराई पर समतोल या फिर क्षतिपूर्ति तल पाया जाता है। क्या होता है कि एक हेफर्ड और एक बोवी क्या है कि विद्वान है, इन्होंने बताया कि कितने किलोमीटर की गहराई पर आने की समतोल और क्षतिपूर्ति तल क्या होता है कि पाया जाता है। समतोल या क्षतिपूर्ति तल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी रेखा, क्या होता है कि एक ऐसी रेखा जो घनत्व जो हमें देखने को मिलता है, जो विभिन्न जो प्रकार के जो आपके पर्वत, पठार, मैदान, झील ये सारे देखने को मिलते हैं, तो वहां पे एक क्षतिपूर्ति तल के द्वारा क्या होता है कि एक समान हो जाता है। क्या होता है, वहां पे घनत्व उनका क्या होता है, एक समान हो जाता है ना। तो अगर मैं बात करूं कि कितना इसने बताया था, कितना गहराई तक बताया था, तो इसका मैं राइट आंसर की बात करूं तो इसका कितना होगा, 112। कितना होगा, 112 किलोमीटर की गहराई पर इन्होंने बताया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 7 है। 7 देखिए क्या कहता है कि किस महोदय के अनुसार पृथ्वी की भू आकृतियों की ऊर्ध्वाधर या फिर लंबवत रूप में असमान घनत्व पाया जाता है ना। कि क्या यहाँ पे बताया गया है कि क्वेश्चन को देखेगा कि किस महोदय के अनुसार पृथ्वी की भू आकृतियों के ऊर्ध्वाधर या फिर लंबवत रूप में जो है असमान घनत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये है आर्थर होम्स के अनुसार, हिस्केनियन के अनुसार, आपका है जॉन हेनरी पार्ट के अनुसार, या फिर ऑप्शन डी क्या, जोली के अनुसार। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो अगर कमेंट में अगर इसका राइट आंसर अगर पता होगा तो जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूं क्या होगा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो थोड़ा सा हमें फास्ट भी चलनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 8 है। 8 क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, देखिएगा कि भू आकृति विज्ञान आर्थर होम्स द्वारा पृथ्वी की ऊपरी सतह कि भू आकृतियों के आंतरिक व बाह्य सतह को किस रूप में स्वीकार करते हैं, है ना। कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भू आकृति विज्ञान यानी कि एक आर्थर होम्स है, कौन है, आर्थर होम्स के अनुसार जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है और जो भू आकृतियां जो देखने को मिलती है, तो आंतरिक और बाह्य सतह को किस रूप में देखना चाहते हैं, है ना, किस रूप में वो स्वीकार करते हैं। पहला ऑप्शन है समस्थिति के रूप में, ऑप्शन बी है क्षतिपूर्ति के रूप में, ऑप्शन नंबर सी है एटमॉस्फेयर के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जड़ संकल्पना के रूप में। किसके रूप में स्वीकार करते हैं। तो अगर मैं इसका सही आंसर की बात करूं तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, इसका जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि समस्थिति, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एरी और होम्स के अनुसार महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई महासागरीय क्रस्ट की अपेक्षा होती है, डेस होती है, क्या होती है, कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए किसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि एरी और जो होम्स महोदय, कौन है, एरी और जो होम्स महोदय हैं, इनके अनुसार महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई महासागरीय क्रस्ट की अपेक्षा क्या ज्यादा है कि कम है। तो अगर मैं बता देता हूं कि इसमें अगर मैं बात करता हूं तो एरी ने बताया था कि जो चीज या फिर जो भू आकृतियां जितनी ज्यादा क्या होगी, ऊंची होगी, उसका घनत्व भी क्या होगा कि उतना अधिक होगा। जो भू आकृतियां यानी कि जो पर्वत होगा तो पर्वत की ऊंचाई क्या है, अधिक है, इसकी हाइट क्या है, अधिक है, तो इसका अगर घनत्व डेंसिटी की बात करी जाए तो डेंसिटी भी क्या होगा, अधिक होगा। और इसका समर्थन किसने किया था,
होम्स महोदय ने किया था। और देखिएगा कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट होता है, एक महाद्वीपीय क्रस्ट है, एक महासागरीय क्रस्ट है। तो जो महाद्वीपीय क्रस्ट होता है तो इसमें जो हम लोग देखते हैं ना पर्वत पठार मैदान जो पेड़ पौधा होता है इसमें आ जाता है। और जो महाद्वीप सागरीय क्रस्ट की बात करें तो जो सागर वाला भाग है, जो सागर की क्या है तली है। तो इससे याद रखिएगा कि एरी ने बताया था कि जो चीज जितना ज्यादा क्या होगा ऊंचा होगा उसका घनत्व ही क्या होगा उतना ज्यादा जो सो अधिक होगा। और क्वेश्चन में वही बोला जा रहा है कि जो पर्वत जो देखने को मिलता है वो किसका भाग है, महाद्वीपीय क्रस्ट का भाग है ना। किसका भाग है, महाद्वीपीय क्रस्ट का। तो अगर मैं इसकी सही आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यानी कि अधिक। क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है। 10 कहता है कि क्षतिपूर्ति क्षेत्र को एथनोस्फेयर दुर्बलता मंडल क्षेत्र से संबंधित मानने वाला विद्वान नहीं है, है ना। कौन ऐसा विद्वान है ना, कौन ऐसा विद्वान है कि जिन्होंने क्या किया था कि एथनोस्फेयर दुर्बलता मंडल क्षेत्र से जो संबंधित, मतलब कि इसको नहीं माना था कि जो एथनोस्फेयर है, जो दुर्बलता मंडल है वो क्या है कि क्षतिपूर्ति क्षेत्र से संबंधित नहीं है। किसने नहीं माना था, ऑप्शन आपका है प्राट, बी है हेफर्ड, सी है बोवी और डी है आपका जॉन। किसने नहीं माना था बताइए। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, है ना, जल्दी से बताइए। चलिए इसका मैं अगर आंसर की बात करूं तो इसका जो आंसर आपका सही होगा मैं ही बता देता हूं ना, समय थोड़ा कम है। तो अगर मैं इसका आंसर की बात करूं किसने नहीं माना था तो आपके होंगे कौन, जॉन एरी। कौन होगा, जॉन एरी, है ना। चलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहेगी वीडियो को, है ना। और लगातार इस चैनल पर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता सब चीज जितने भी भूगोल से रिलेटेड जो आपका पेपर 4 में दिया गया टॉपिक वे सारे टॉपिक को करवाया जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी कुछ मदद मिल जाए, है ना। और कमेंट कीजिए कि क्या ये जो मैं बता रहा हूँ क्या आपको जैसे समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करूं, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 11 है, क्या क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों पर क्या करना है कि हमें विचार करना है ना। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देखिएगा पहला क्या है कि हेफर्ड तथा बोवी ने समस्थिति परिकल्पना से संबंधित विचार प्राट के विचारों से काफी मेल खाता है। यानी कि हेफर्ड और जो बोवी है जो समस्थिति की जो परिकल्पना है से संबंधित जो विचार है क्या प्राट के विचारों से काफी मेल खाता है। आर्थर होम्स ने जो भूसंतुलन के पुनः समंजन को सहमनीय धाराओं के आधार पर स्पष्ट किया है। तो अगर मैं दोनों की अगर कथनों की बात करूं, अगर दोनों कथनों पर अगर प्रकाश डाला जाए तो दोनों कथन क्या है, सही माने जाते हैं। क्योंकि जो आपका प्राट महोदय ने क्या किया था कि आपने जो क्षतिपूर्ति तल की अवधारणा प्रस्तुत की थी, इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी, क्षतिपूर्ति तल की जो अवधारणा प्रस्तुत किया था तो उसका समर्थन किसने किया था, हेफर्ड तथा बोवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, हेफर्ड तथा बोवी के द्वारा। तो ये कथन ऐसी सही हो जाता है। और आर्थर होम्स ने भूसंतुलन के पुनः समंजन के लिए इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था और उस सिद्धांत का नाम क्या था, सहमनीय धारा सिद्धांत। तो इसके अगर बात किया जाए तो दोनों ऑप्शन क्या होते हैं, सही। ए और बी क्या है, सही। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। देखिएगा ये जो आपका क्वेश्चन है वो जेसीसी टीजीटी 2016 में क्या किया गया था, पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सर जॉर्ज एरी की अवधारणा किस वर्ष से प्रस्तावित की गई थी। यानी कि जो आपके टॉपिक जो दिया गया सिलेबस में एरी समस्थिति के संबंध में एरी का विचार देखिए उसी से संबंधित क्वेश्चन को पूछा गया था टीजीटी, है ना। और इस बार भी प्रबल संभावना है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकते कि आए, है ना। तो देखिएगा क्या ये 1860 ईस्वी में दिया गया था, क्या 1855 में दिया गया था, क्या 1875 में दिया गया था, क्या आपका 1865 में दिया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा, तो अगर मैं बात करूं कि इसका सही आंसर क्या होगा, 1855 ईस्वी में एरी महोदय ने क्या किया था कि अपना जो है सो अवधारणा को प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आइसोस्टेसी देखिएगा कि समस्थिति या फिर भूसंतुलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोस्टेसी बोलते हैं। तो ये आइसोस्टेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है, यानी कि किस भाषा से बना है।
क्या ऑप्शन नंबर ये आपका अंग्रेजी भाषा से बना है, क्या रोमन से बना है, क्या आपका ग्रीक से बना है, क्या आपका रूसी से बना है, किस भाषा से बना है आइसोस्टेसी। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैं बात करूं आइसोस्टेसी, तो आइसोस्टेसी शब्द क्या कि आपका एक ग्रीक भाषा का शब्द है ना। और ग्रीक भाषा के किससे बना है, आइसोस्टेसियस से बना है। किससे बना है, आइसोस्टेसियस से बना है। किससे बना है, आइसोस्टेसियस से बना है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन इक्विपोशिया। क्या होता है, इन इक्विपोशिया। और इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, समस्थिति। क्या होता है, समस्थिति या फिर भू संतुलन होता है। क्या होता है, समस्थिति या फिर भू संतुलन। तो अगर इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, देखिएगा कि भू संतुलन या फिर संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के किस भूगर्भवेत्ता ने 1989 में किया था, यानी कि 1889 ईस्वी में किया था। किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए है डटन, बी है हेफर्ड, सी है इस्केनन और डी है आर्थर होम्स। किसके द्वारा किया गया था आपका जो सो संतुलन शब्द का प्रयोग। पहला क्वेश्चन इसी से शुरुआत हुआ था, है ना। अगर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी ए डटन। बताए थे ना, डी ए डटन के द्वारा क्या किया गया था कि आपका जो सो संतुलन शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये अमेरिका के क्या थे, भूगर्भवेत्ता थे, है ना। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो बार बार बोल रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट और इस वीडियो को जितना से जितना हो शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। अगर इस वीडियो पे अगर आप लोगों का 200 कमेंट आता है तो आपके लिए जो है सो जानदार और शानदार तरीके से जैसे एक मैराथन क्लास को हम लोग संडे को लाने वाले। 200 कमेंट आएगा तभी क्या करेंगे, किस जो है सो मतलब कि मैराथन क्लास को लाएंगे। तो आप लोग पूरा जो है सो मतलब कि लग जाइए, है ना। चलिए अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आपका क्या कि भूकंप विज्ञान के आधार पर भू संतुलन की संकल्पना, भूकंप विज्ञान के आधार पर भू संतुलन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। आर्थर होम्स ने किया था, कि जोली ने किया था, कि डटन ने किया था, कि हेफर्ड ने किया था। बताइए किसने किया था। तो अगर मैं इसका राइट अगर सही आंसर की बात करूं तो इसका कौन होगा, आर्थर होम्स, क्योंकि इन्होंने ही बताया था कौन सा सिद्धांत, संगमणीय धारा सिद्धांत। संगमणीय धारा सिद्धांत के बारे में इन्होंने क्या किया था, बताया था कि मैग्मा किस तरीके से क्या था, फ्लोट करता है और इससे जो है भूकंप आता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से क्या करती है, टकराती है, तो है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। जस्ट इसके पीछे क्या गए थे कि क्वेश्चन को मैंने हल किया था, है ना, कि संतुलन शब्द का प्रयोग जो सो कहां पे किया गया था, जापान में किया गया था, कि अमेरिका में किया गया था, कि यूरोप में, की उपर्युक्त सभी। अगर आप लोगों को अगर इसका राइट आंसर पता होगा तो कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा कि अमेरिका। भी बताए थे ना कि 1989 में डी ए डटन के द्वारा किया गया था, डी ए डटन के द्वारा किया गया था। कहाँ के थे, अमेरिका के थे ना। इसका सही आंसर क्या होगा, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एकदम इजी सा सवाल है, आप लोग इसका आंसर जानते भी होंगे कि हिमालय की ऊंचाई कितने मीटर है ना। ऑप्शन आपका है 7,568, 8,848, 5,674, 5,478। बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर क्या है, 8,848, जो इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी करवाया था, है ना। चलिए आगे आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि टीजीटी 2016 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नियम एरी के भू संतुलन का प्रतिमान का था, है ना, कि इनमें से कौन सा नियम है जो भू संतुलन जो एरी महोदय के द्वारा दिया गया था उससे जो है सो संबंधित है। आपका ओम का नियम है क्या, कि बोर का नियम है, कि पास्कल का नियम है, कि क्या क्या आपका डी डाल्टन का नियम है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो मैं बात करूं अगर इसकी सही आंसर की तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पास्कल का नियम से क्या है कि ये जो सो संबंधित था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि प्राट महोदय के अनुसार सत्य कथन कौन सा है ना। प्राट महोदय के अनुसार सत्य कथन कौन सा है, देखिएगा कि प्राट कम घनत्व के अधिक ऊंचे, सॉरी, पर्वत कम घनत्व के अधिक ऊंचे होते हैं, है ना। पठार मध्यम घनत्व मध्यम ऊंचाई के होते हैं। मैदान उच्च घनत्व व न्यून ऊंचाई में पाए जाते हैं, या फिर डी उपर्युक्त में से सभी। क्या मैंने बताया था कि एक एरी का विचार था और एक आपका जो सो प्राट का विचार दिया गया था। उन्होंने क्या बताया था कि एरी ने कि जो जितना ऊंचा रहेगा, जो जितना क्या रहेगा, ऊंचा रहेगा, जो वस्तु या फिर जो चीज जितना ऊंचा रहेगा उसका घनत्व भी क्या रहता है, उतना ज्यादा क्या रहता है, अधिक रहता है। उतना ज्यादा क्या रहता है, अधिक रहता है। लेकिन प्राट महोदय ने क्या बताया था, ये एरी का विचार है। किसका विचार था, एरी का। लेकिन प्राट इसके क्या करते हैं, विपरीत विचार देते हैं। ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो चीज या फिर जो वस्तु जितना ऊंचा है, क्या है, जितना ऊंचा होता है उसका घनत्व उतना ही क्या होता है, कम होता है। उसका घनत्व उतना ही कम होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया ना, पर्वत कम घनत्व के होते हैं लेकिन इसकी ऊंचाई अधिक होती है। पठार मध्यम घनत्व के होते हैं और मध्यम ऊंचाई के होते हैं। अब मैदान जो कि क्या है, कि सबसे निम्न ऊंचाई के होते हैं लेकिन इसका डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। रुइया देखते हैं ना, कि रुइया देखते हैं कि कितना एकदम ज्यादा फैलल रहता है, और एक लोहा का टुकड़ा होता है, देखना कि कितना छोटा सा रहता है। अगर इसका वजन 1 किलो है और इसका वजन भी अगर 1 किलो है तो देखना कि ये कम आयतन को घेरता है। क्या करता है, कम, अरे ज्यादा आयतन को क्या कर रहा है, घेर रहा है ना। तो यही अगर मैं बात करूं कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आने की उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थिति के सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि समस्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें इस पे क्या करना है, ध्यान देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिएगा, पहला कि समस्थिति भूपटल के विस्तृत खंडों के बीच पाए जाने वाली संतुलन की स्थिति है। दूसरा, भारत में समस्थिति के सिद्धांत का प्रतिपादन कल्याणपुर और कल्याणपुर पर त्रिभुजीकरण तथा खगोलीय माप के बीच अंतर से हुआ। और आपका एरी का विचार तेराव के सिद्धांत पर आधारित है। और ऑप्शन डी है कि प्राट के अनुसार भू आकृतियों की ऊंचाई उनके घनत्व के अनुपात में होती है। क्या ये सही है? तो इसमें देखना कि कौन सी बात करिए, नहीं है ना, नहीं है, इस पे जोर देना है, नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी ठीक है, अगर मैं इसकी भी बात करूं तो ये भी ठीक है, और इसकी भी बात करूं ऑप्शन नंबर सी का तो ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है कि जो भू आकृतियां जो होती है, इसकी जो ऊंचाई होती है आने की, जिसकी ऊंचाई जितनी ज्यादा क्या होगी, अधिक होगी, जितनी ज्यादा क्या होगी, अधिक होगी, उसका डेंसिटी उतना ज्यादा क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कि भूकंप विज्ञान के आधार पर भू संतुलन की संकल्पना का प्रतिपादन, ये साथ लगता है कि क्वेश्चन फिर से आ गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑथर होम्स होगा। चलिए फिर से देखिएगा कि आपका एक पीवाईक्यू आ गया है ना। एरी के भू संतुलन के सिद्धांत के अनुसार विभिन्न स्तंभों की संरचना निम्नलिखित मानदंड के अनुसार नहीं बदलता है ना। कि पूछ रहा है कि जो एरी महोदय के द्वारा जो संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था, तो इसमें जो विभिन्न जो क्या है, स्तंभ है, विभिन्न क्या है, स्तंभ है, इसकी सघनता किस मानदंड के अनुसार नहीं बदलता है? क्या द्रव्यमान के अनुसार, क्या तापमान के अनुसार, क्या गहराई के अनुसार, क्या वेग के अनुसार? इन्होंने क्या किया था कि जो अपनी संकल्पना का प्रतिपादन किया था ना, इसमें कुछ लकड़ी का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? कुछ जो सो लकड़ी के टुकड़े का इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। कुछ जो सो लकड़ी के टुकड़ों का इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। और इसके आधार पर इन्होंने जो सो समझाने का प्रयास किया था, है ना। किसने? एरी महोदय ने।
है ना, लकड़ी का प्रयोग किया था। तो बोल रहा है कि किसके अनुसार नहीं बदलता है, तो याद रखिएगा किसके अनुसार नहीं बदलता है, गहराई के अनुसार। किसके अनुसार नहीं बदलता, गहराई के अनुसार नहीं बदलता है। चलिए यहां पे देखा जाए तो दिया गया कि तेराव का नियम कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23 है, तेराव का नियम एवं जड़ का नियम किसने दिया था, तेराव का नियम एवं जड़ का नियम किसने दिया था। ऑप्शन ए है एरी, ऑप्शन बी है होम्स, ऑप्शन सी है प्राट, ऑप्शन डी है डटन। बताइए किसने दिया था आपका तेराव और जेसो जड़ का नियम। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, है ना। तो देखो कि अगर मैं बात करूं इस फिगर में देख रहे हैं कि इसका देखिएगा कि जड़ कहां तक गया है ना, ये फ्लोट कर रहा है, लेकिन इसका देखना कि जड़ कहां तक गया है। ये देखना कि ये आपकी जो क्रस्ट है, ये जो देखो कि आपको क्रस्ट है, इसका भाग कितना दूर तक है ना। आर्य देखो महासागर ये भाग है, आर्य आपका कौन सा भाग है, महाद्वीपीय भाग है ना। तो इसका जो खुद जड़ का नियम, जड़ कितना जो अंदर बोला बताया था ना, आइसबर्ग वाला कौन सा उदाहरण दिए थे कि आइसबर्ग का उदाहरण दिए था ना, कि इसका एक भाग ऊपर रहता है, इसका 9 भाग कहां पे रहता है, नीचे की ओर रहता है, डूबा हुआ। हिमालय के संदर्भ में बात करूं तो इसका एक भाग ऊपर है, इसका 9 भाग कहां पे है, नीचे की ओर हमें देखने को मिलता है। तो अगर मैं इसका सही आंसर की बात करूं तो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा एरी महोदय से संबंधित है ना। किससे संबंधित है, एरी महोदय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है कि वर्ष 1735 में भू संतुलन के बारे में सर्वप्रथम कार्य किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ये है पीरे बाफर, बी है प्राट, सी है एरी और डी है डटन। किसके द्वारा किया गया था, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि जो भू संतुलन के बारे में अगर सर्वप्रथम जो अगर कार्य की बात करें तो कब किया गया था, तो किया गया था 1735 ईस्वी में पीरे बाफर, जो कि फ्रांस के क्या थे, एक भूगर्भवेत्ता थे। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। इन्होंने चिम्ब्रांजो पर्वत, कौन सा, चिम्ब्रांजो पर्वत पर क्या किया था, उस पे जो रिसर्च किया था। और उस समय जो है सो चिम्ब्रांजो पर्वत को, किसको, चिम्ब्रांजो पर्वत को जो है सो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था। क्या माना जाता था, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था। बट क्या हुआ कि 1859 में जब भारत में क्या किया गया कि सर जॉर्ज एवरेस्ट के नेतृत्व में जब वहां पे भू संतुलन के बारे में कार्य किया गया तो पता चला कि नहीं कि विश्व की सबसे अगर ऊंची चोटी है तो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है ना। चलिए तो अगर मैं इसका बात करूं तो सही आंसर कौन होगा, पीरे बाफर। कौन होगा, पीरे बाफर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है समान गहराई और असमान घनत्व। यहाँ पे होगा, है ना, अ होगा। समान गहराई और असमान घनत्व का विचार किसने दिया था। ऑप्शन ए आपका प्राट, बी है एरी, सी है डटन और डी आपका है होम्स। किसने दिया था, किसने बताया था कि समान गहराई, क्या गहराई समान रहेगी बट घनत्व क्या देखने को मिलेगा, असमान देखने को मिलेगा, है ना। क्या देखने को मिलेगा, असमान देखने को मिलेगा। अगर मैं इसका सही आंसर की बात करूं तो कौन है, प्राट है। कौन है, प्राट है। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। 200 कमेंट अगर इस वीडियो पर अगर आते हैं तो आपके लिए एक जो शानदार मैराथन क्लास को जो है सो लाया जाएगा, है ना। तो आप लोग जैसो लगे रहिए और अगर मैराथन क्लास आते हैं तो 200 कमेंट इस वीडियो पर आना चाहिए, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है एरी किस देश के वैज्ञानिक थे या फिर भूगर्भवेत्ता थे, है ना। जहां देखो तहां एरी आ रहा है ना। एरी किस देश के, आपका पहला ऑप्शन है रूस, बी है ब्रिटेन, सी है फ्रांस, डी है अमेरिका। बताइए कहां के थे, है ना, कहां के रहने वाले थे। तो अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ब्रिटेन होगा। कौन होगा, ब्रिटेन। एरी कहां के थे, ब्रिटेन के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से एक नया अच्छा सा क्वेश्चन आया है कि आइसोस्टेसी
आइसोस्टेसिस जिसको मैं करवा चुका हूं कि आइसोस्टेसिस जो है सो ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है। मैं इस क्वेश्चन को पहले करवा चुका हूं। आप इसका जवाब जो है सो कमेंट में दीजिए। मैं क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, है ना। सभी लोग इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 28 है कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है। विभिन्न स्तंभों का क्या था, घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई क्या आती है, परिवर्तन होती है। उनकी गहराई क्या आती है, परिवर्तन होती है। यह कथन किसने कहा था, यह कथन किसने कहा था, है ना। तो बताइए किसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है प्राट, बी है जोली, सी है एरी और डी आपका क्या है, होम्स है ना। तो इन्होंने बताया था कि अगर मैं बात करूं एरी की, तो इन्होंने क्या बताया था कि समान जो सो क्या रहेगा, घनत्व रहेगा। समान क्या रहेगा, घनत्व रहेगा, किंतु गहराई क्या होगी, किंतु गहराई अलग अलग होगी। किंतु गहराई में क्या होगी, अंतर होगा। गहराई में क्या होगा, अंतर देखने को मिलेगा, या फिर गहराई क्या होगी, भिन्न होगी। अगर इसकी मैं बात करूं किसने कहा था, तो कहा था एरी महोदय के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा किया गया था, एरी महोदय के द्वारा। जबकि प्राट ने क्या कहा था, कि प्राट ने कहा था कि असमान घनत्व, असमान घनत्व किंतु गहराई क्या होगी, समान होगी। किंतु गहराई क्या होगी, समान होगी। चलिए इसका मैं सही आंसर की बात करूं तो कौन होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि एरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व का कथन किसने दिया था। एक क्वेश्चन में करवा चुका हूं, है ना। इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन भी किया हूं। अगर आप लोग अगर इसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट में कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है। कि जो आपका ऊंचा स्तंभ है, जो आप देखते हैं ना कि ये जो धरातल वाला जो सतह है, इसमें जो आपको पर्वत दिखाई देता है, आपको जो पठार दिखाई देता है, जो आपको मैदान दिखाई देता है ना। आपको जो मैदान दिखाई दे रहा है, जो आपको पर्वत पठार दिखाई दे रहा है, तो इसमें सबसे ऊंचा कौन है, ये है ना। तो ऊंचा स्तंभ का घनत्व ज्यादा होगा कि कम होगा, है ना। ऊंचा स्तंभ का घनत्व ज्यादा की कम है, नीचा स्तंभ का घनत्व अधिक है कि क्या है, एक कथन किसने कहा है। तो अगर आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में कीजिएगा। मैं अगर इसका बात करूं तो देखो किसने बताया था, ऊंचा स्तंभ आने की जिसकी ऊंचाई क्या आती है, ज्यादा होती है, उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। ये किसने कहा था, तो नाम से ही पता चल रहा है किसने कहा था, प्राट महोदय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, प्राट महोदय के द्वारा जैसे कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते देखिएगा। आपका पीवाईक्यू है ना, आपका पीवाईक्यू है जो कि आपका पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन नंबर, देखिएगा एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने 1989 में भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया था। इस क्वेश्चन को मैं 2 बार बता चुका हूं। अब फिर से क्वेश्चन आपके बीच जैसे पीवाईक्यू के रूप में आया है, जो कि टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था हाई स्कूल का 2016 में पूछा गया था। देखो क्लेरेंस डटन, सर डेविड ब्रूस्टर, सर जॉर्ज, डी आपका जेम्स जिन्स। बताइए किसके द्वारा किया गया था, है ना। इस क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूं। इसका आप लोग सही आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा कितना, 29 का जो आंसर है सो आप लोग कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आगे बढ़ता हूं। इनमें से किस विद्वान ने प्लवन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, है ना। किस विद्वान ने, प्लवन का मतलब क्या था, फ्लोटिंग, है ना। क्या था कि जो फ्लोट करता है, बताया था ना कि सियाल सीमा के ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है। आने की जितने भी आपको पर्वत पठार मैदान जो दिखाई देते हैं, ये किसके ऊपर टिके हुए हैं, तो जो दुर्बलता मंडल है, जो आपका एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर क्या है, टिके हुए हैं। इसी के ऊपर क्या करता है, ये फ्लोट करता है। तो किसने बताया था, तो याद रखिएगा एरी महोदय के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, एरी महोदय के द्वारा दिया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या है कि सर जॉर्ज एरी की संकल्पना के अनुसार, है ना,
कि पृथ्वी की क्रस्ट पपड़ी अधिक घनत्व वाले अधस्तर में तैर रहे हैं। अधस्तर का मतलब क्या होता है कि नीचे वाला भाग, क्या होता है नीचे का भाग, क्या होता है नीचे का भाग, है ना। आने की बोले तो मेंटल, क्या मेंटल वाला ये भाग हो जाएगा, है ना। हम लोग पढ़े ना पृथ्वी की संरचना में, आंतरिक संरचना में, वो वाला बात कर रहे हैं। इसका क्या होगा तो देखिएगा कि पृथ्वी की जो क्रस्ट आने की पपड़ी है वो अधिक घनत्व वाले अधस्तर में क्या करिए तैर रही है। क्या सियाल सीमा पर तैर रहा है, क्या हिमालय भारी ग्लासी मैग्मा पर तैर रहा है, या फिर डी उपर्युक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको मैं बात करूं ये भी कथन सही है, बी भी ऑप्शन सही है और आपका सी भी ऑप्शन सही है। अगर ये नहीं तैर रहा होता, अगर ये मैग्मा के ऊपर नहीं रहता, तो क्या आज माउंटेन की ऊंचाई जो आज हिमालय की जो देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन इसके हाइट में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो किसके माध्यम से, क्योंकि मैग्मा फ्लोट कर रहा है ना। तो जब मैग्मा फ्लोट करेगा तो स्वाभाविक है कि इसके ऊपर जो भी पदार्थ होंगे वो फ्लोट करेंगे कि नहीं करेंगे, जो भी भू आकृतियां होगी क्या फ्लोट करेगी कि नहीं करेगी। जिस प्रकार से हम लोग नाव को देखते हैं कि जब नाव चलता है ना तो जिधर पानी की धारा जाती है उधर नाव भी क्या करता है, फ्लोट करता है। उधर जो व्यक्ति जो बैठा रहता है वो भी उधर की ओर क्या करता है, हिलते रहता है। तो इसका मैं अगर सही आंसर की बात करूं तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आने की उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है कि हिमालय जितना ऊपर है उसका 9 गुना भाग नीचे की तरफ है। यह भू संतुलन सिद्धांत का उदाहरण किस भूगर्भवेत्ता ने दिया था। इसका भी क्वेश्चन में करवा चुका हूं, इसका भी क्वेश्चन में करवा चुका हूं। कौन सा था जरूर बताइएगा कमेंट में। सर जॉर्ज एरी प्राट, सर जॉर्ज एवरेस्ट महोदय, या फिर सर जॉर्ज हेनरी महोदय। किसके द्वारा किया गया था कि बोला गया था कि हिमालय जितना ऊंचा आने की है क्या है कि आपकी जो हिमालय की क्या है ऊंचाई है ना। तो ये जो हिमालय की जो ऊंचाई है इसका 9 गुना भाग क्या है कि नीचे की तरफ जो है। यह कथन किसने कहा था, आने की इसका जो 9 गुना, 9 से गुना जो अधिक भाग है वो कहां होगा, नीचे की ओर होगा। ये किसने कहा था। तो इसका सही आंसर क्या आपका सर जॉर्ज एरी महोदय के द्वारा ये कहा गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, कि महाद्वीपीय भाग क्या है। महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व वाले सेलों का बना है, परंतु उसके विभिन्न भागों की गहराई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए एरी महोदय ने क्या किया था। एरी महोदय ने क्या किया था, ध्यान से देखिएगा कि महाद्वीपीय भाग जो है एक ही प्रकार के घनत्व वाले सेलों का बना है, परंतु उसमें विभिन्न गहराई में जो है पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। एरी महोदय ने मतलब कि क्या प्रमाणित करने का प्रयास किया, किसका प्रयोग का सहारा लिया था उन्होंने। पहले लोहे के विभिन्न आकार के लंबाई तथा टुकड़े लिए थे। क्या वे लोहे के टुकड़े को पारा से भरे बेसिन में डुबो दिया था। क्या वे टुकड़े को अपने आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई तक डुबोए थे, या फिर लकड़ी के टुकड़े को जल में डुबो दिया था, या फिर तांबे के टुकड़ों को उन्होंने जल में डुबो दिया था। आने की जो उन्होंने समझाने का प्रयास किया था एरी महोदय ने, तैराव के नियम को, जड़त्व के नियम को, या फिर जो भू संतुलन के सिद्धांत को जो उन्होंने समझाने का प्रयास किया था, तो किसका प्रयोग किया था, लकड़ी का प्रयोग किया था कि लोहे का प्रयोग किया था कि तांबे का प्रयोग किया था। तो मैं अगर इसका बात करूं तो किसका प्रयोग किया था, तो याद रखना ये प्रयोग किया था लकड़ी के टुकड़े का। विभिन्न घनत्व वाले लकड़ी के टुकड़ों को क्या किया था कि वे पानी में डुबो दिया था। क्या किया था, पानी में डुबो दिया था। अगर लोहे वाला अगर पूछा जाएगा, अगर लोहे वाला पूछा जाएगा, अगर पारा कहीं पे था ना, अगर पारा की बर्तन की बात किया जाए तो ये आपका जो सो अनुसार, हाँ अगर ये अगर रहेगा तो किसने किया था, प्राट महोदय के द्वारा किया गया था। कि पारा का बर्तन लिया था, उसमें पारा डाला था और इसमें विभिन्न घनत्व वाले जैसे लोहे के टुकड़ों को उन्होंने डाला था। तो आपका टोटल कितने क्वेश्चन थे, 34, जो कि आपका जो 23 और जो 24 जून को जो आपका आगामी एग्जाम होने वाला है सहायक आचार्य भर्ती का, इसमें काफी ज्यादा जो है मतलब कि महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
है ना। वीडियो को जो है सो मतलब कि शेयर कर दीजिएगा, हाँ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कितना 200 कमेंट की बात कही गई ना, 200 कमेंट आप इस वीडियो पर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक मैराथन क्लास जो है सो शानदार और जानदार तरीके से करवाया जाएगा। सभी को मोस्ट वेलकम एंड बाय बाय। चलिए।